नेक्स्ट आते हैं दोस्तों जुडिशरी एंड पार्लियामेंट. So apart from taking a very active stand on the matter of rights, the court has been active in seeking to prevent subversion of the constitution through political practice. Thus, areas that were considered beyond the scope of judicial review, such as powers of the president and governor, were brought under the purview of the courts. सो सिर्फ अधिकारों की बात हम नहीं कर रहे ऑन द मैटर ऑफ राइट्स, नॉट ओनली ऑन द मैटर ऑफ राइट. द कोर्ट हैज़ बीन एक्टिव इन सीकिंग टू प्रिवेंट सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर किसी पॉलिटिकल प्रैक्टिस के थ्रू, है ना, पॉलिटिकल प्रैक्टिस के थ्रू अगर संविधान को सबवर्ट करने का कोशिश किया गया है, तो संविधान को अगर ठेंगा दिखाने का, सबवर्ट करने की कोशिश की गई है, तो वहाँ पे भी जुडिशियरी ने बढ़ चढ़ कर आया है. तो एरियाज दैट वर कंसिडर्ड द बियॉन्ड, जो माना जाता था कि जो न्यायिक रिव्यू पुनरावलोकन के एरिया से, स्कोप से, दायरे से बाहर है, जैसे कि प्रेसिडेंट का पावर या गवर्नर का पावर, इन सब क्षेत्राधिकार से बाहर है, बट कोर्ट ने इसको अपने परव्यू में ले आया है. नाउ इन चीज़ों को भी देख सकती है कोर्ट्स. There are many other instances in which Supreme Court actively involved itself in the administration of justice by giving direction to the executive agencies. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन में खुद से इन्वॉल्व हुआ और ऐसे पावर दिया, इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, है ना, जस्टिस को इंश्योर करने में उसने प्रशासन में घुसना पड़ा और डायरेक्शन दिया एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को. इट गेव डायरेक्शन टू सीबीआई टू इनिशिएट केस, initiate investigations against politicians and bureaucrats in the Hawala case, the Narsimha Rao case, illegal allotment of petrol pumps, etc. You may have heard about some of these cases. Many of these instances are the products of judicial activism. तो बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है सीबीआई को कि किसी केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए किसी पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट में. कुछ केसेस का नाम आप सुने होंगे, हवाला केस, नरसिम्हा राव केस, इलीगल अलॉटमेंट ऑफ पेट्रोल पंप के. सो इन सब चीज़ों में सीबीआई को डायरेक्टिव दिया है कि यू गो एंड इन्वेस्टिगेट दिस थिंग्स. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ए डेलीगेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंस. समझ गया. सो जो भारतीय संविधान की शक्ति सीमित बंटवारे, है ना, लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स, सीमित बंटवारे, है ना, और अवरोध तथा संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस के इस सिद्धांत पे बना हुआ है. दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ ए क्लियर एरिया ऑफ फंक्शनिंग. मतलब हर एक अंग के पास अपना क्लियर एरिया है कार्य करने का. जैसे द पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन मेकिंग लॉज. तो जब लॉ बनाने की बात हो तो वहाँ पे संसद सुप्रीम है ना. पार्लियामेंट इज सुप्रीम मेकिंग लॉ एंड इमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. और संविधान के संशोधन में भी उनको सुप्रीम है, दैट इज डन बाई पार्लियामेंट. द एग्जीक्यूटिव इज सुप्रीम इन इम्प्लीमेंटिंग द. तो एग्जीक्यूटिव इनके कार्यान्वयन में, इनके इम्प्लीमेंटेशन में सुप्रीम है. While the judiciary is supreme, judiciary in settling disputes को settle करने में and decide करने में whether the laws have been made are in accordance with the provisions of the constitution. ये संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अकॉर्डिंग में बना या नहीं बना, तो इस चीज़ का निर्धारण में भी जुडिशरी सुप्रीम है. Despite such clear-cut division of powers, the conflict between parliament and judiciary and executive and judiciary has remained a recurrent theme in Indian politics. इसके बाद भी हमारे देश में पार्लियामेंट और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में काफ़ी बार मुद्दे आए हैं, हुए हैं. We have already mentioned the differences that emerged between the parliament and judiciary over right to property and the parliament's power to amend the constitution. तो हम पहले ही आपको पुराने चैप्टर में हमने बताया है कि एक राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हटा दिया गया, और एक पार्लियामेंट को संविधान को अमेंड करने के जो पावर्स हैं. तो इन दोनों पे ऑलरेडी जुडिशरी और पार्लियामेंट में काफ़ी कुछ हुआ है. हम थोड़ा सा आपको याद दिलाएंगे. इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन ए कंट्रोवर्सी अरोज ओवर द पार्लियामेंट्स पावर टू रेस्ट्रिक्ट राइट टू प्रॉपर्टी, है ना. सो बट द पार्लियामेंट वांटेड टू पुट सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी. पार्लियामेंट चाहता था कि जो राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाए, सो दैट लैंड रिफॉर्म्स कुड बी इम्प्लीमेंटेड. दो ऐसा माना जा सकता है कि पार्लियामेंट लैंड रिफॉर्म लाना चाह रहा था. जो पार्लियामेंट का इंटेंट था वो एक अच्छा था, बट देन वो राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जा रहा था. द कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट दस रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट. तो कोर्ट ने ये निर्धारित किया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता. द पार्लियामेंट दैट ट्राइड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द पार्लियामेंट ने संविधान को ही अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन किया, बट द कोर्ट सेड दैट इवन थ्रू एन अमेंडमेंट ए फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अब्रीज्ड. तो अमेंडमेंट ला कर भी एक फंडामेंटल राइट को आप अब्रीज नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे कोर्ट ने इंटरफेयर किया.
द फॉलोइंग इशूज वेयर एट द सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। तो पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बीच में ये सब मुद्दे पे हो रहा था, इशूज थे। व्हाट इज द स्कोप ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, जो निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट्स पावर टू कर्टेल, अब्रीज और अब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान द्वारा, संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है ना। एंड कैन द पार्लियामेंट मेक द लॉ, कैन द पार्लियामेंट मेक लॉज दैट अब्रीज फंडामेंटल राइट्स व्हाइल इन्फोर्सिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध लगाता हो। ड्यूरिंग द पीरियड 1967 एंड 1973, इस पीरियड में दिस कंट्रोवर्सी बिकम वेरी सीरियस, ये कंट्रोवर्सी बहुत ही आगे बढ़ गई। अपार्ट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स laws enforcing preventive detention, laws governing reservation in jobs, regulations acquiring private property for public purposes, and laws deciding the compensation for such acquisition of private property were some instances of conflict between the legislature and judiciary। तो बहुत सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स ही नहीं, बहुत सारे इश्यूज पे, लैंड रिफॉर्म, प्रिवेंटिव डिटेंशन के मुद्दे पे, रिजर्वेशन इन जॉब्स के मुद्दे पे, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पस के मुद्दे पे, लॉ डिजाइन, कंपनसेशन फॉर सच एक्विजिशन, ऐसे मुद्दों पे ये मैटर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। सो इन 1973 सुप्रीम कोर्ट गेव ए डिसीजन, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, दैट हैज़ बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग द रिलेशंस बिटवीन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी सिंस देन। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है, ये आप लोग सभी व्यक्ति को याद होना चाहिए। इनफैक्ट ये कौन बनेगा करोड़पति के किसी एक सीजन में, आई रिमेंबर ये सवाल, 1 करोड़ का ये सवाल था इस फैसले के ऊपर। सो समझ जाइए, ये इंडिया का आई थिंक अभी तक का वन ऑफ द सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का यही है। दिस केस इज़ फेमस एज केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस याद रखना दोस्तों, याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। सो इन दिस केस द कोर्ट रूल्ड दैट देयर इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना। सो उसका मूल ढांचा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। एंड नोबडी मीन्स नोबडी, नॉट इवन द पार्लियामेंट थ्रू अमेंडमेंट, उसका नोबडी, नॉट इवन द पार्लियामेंट थ्रू अमेंडमेंट, पार्लियामेंट भी नहीं है ना। नोबडी मीन्स नोबडी, नॉट इवन द पार्लियामेंट, इवन पार्लियामेंट भी नहीं, इवन थ्रू अमेंडमेंट भी नहीं। कैन वायलेट, नोबडी कैन, कोई इसमें से कोई भी कैन वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, तो जो मूल ढांचा है इसका कोई वायलेशन नहीं कर सकता। द कोर्ट डिड 2 मोर थिंग्स, कोर्ट ने 2 और चीज़ें किया। फर्स्ट इट सेड, कोर्ट ने सबसे पहला क्या किया, इट सेड दैट राइट टू प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, द डिस्प्यूटेड इशू, जो इशू था एक्चुअली, वॉज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर कुड बी सुटेबली अब्रिज्ड, ये मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, तो इससे छेड़छाड़ की जा सकती है। दूसरा, द कोर्ट रिजर्व टू इटसेल्फ, कोर्ट ने अपने आप के लिए रिजर्व कर लिया इटसेल्फ द राइट टू डिसाइड वेदर मैटर्स आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोर्ट रिजर्व, सो कोर्ट सारे ऐसे मुद्दे को निर्धारित करेगी कि ये जो मैटर है ये एक्चुअली मूल ढांचा को, संविधान के मूल ढांचा को, क्या चीज़ संविधान के मूल ढांचे को अफेक्ट करता है, क्या चीज़ संविधान के मूल ढांचे को अफेक्ट नहीं करता है, इसका डिसीजन लेने का अधिकार कोर्ट के पास खुद ही है, सुप्रीम कोर्ट के पास अपने खुद है। सो दिस केस इज परहैप्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ जुडिशरी यूजेज इट्स पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये शायद सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि जुडिशरी संविधान को इंटरप्रेट करके अपने पावर से कैसे संविधान को व्याख्या करता है, इंटरप्रेट करता है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। कोर्ट ने पावर रख लिया अपने पास कि वही डिसाइड करेगा कि क्या मैटर बेसिक मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करता है और क्या नहीं करता है। दिस रूलिंग है चेंज द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये लेजिस्लेचर ने और जुडिशरी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थे उसके संबंध का जो स्वभाव है उसको बदल दिया। द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज टेकन अवे फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स,
तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया गया 1979 में। ये मैंने आपको पहले भी राइट्स वाले चैप्टर में बताया है। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्ड इन चेंजिंग द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके बाद सरकार के दोनों अंगों के बीच में एक अच्छा मतलब एक अच्छा नेचर भी बन गया, मतलब एक अच्छे तरीके से संबंध स्थापित करने में भी मदद किया, क्योंकि अब दोनों का दायरा थोड़ा क्लियर हो गया। सम इशूज स्टिल रिमेन ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू। कुछ कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो दोनों के बीच में विरोध का कारण है, कुछ बिंदु विवाद के बिंदु हैं। लाइक कैन द जुडिशियरी इंटरवीन एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। क्या जुडिशियरी जो लेजिस्लेचर है विधायिका के कार्यों के बीच में इंटरवेन कर सकता है या उसको रेगुलेट कर सकता है? इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू गवर्न इटसेल्फ एंड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर के पास, न्यायपालिका के पास, विधायिका के पास, लेजिस्लेचर के पास ही पावर है कि वो अपने आप को कैसे गवर्न करे और कैसे रेगुलेट करे, अपने मेंबर्स का बिहेवियर को कैसे रेगुलेट करे। दस द लेजिस्लेचर कैन पनिश ए पर्सन हु द लेजिस्लेचर होल्ड्स गिल्टी ऑफ ब्रीचिंग प्रिविलेज ऑफ द लेजिस्लेचर। तो अगर कोई लेजिस्लेचर की प्रिविलेज को ब्रीच करता है तो ऐसा व्यक्ति अगर है तो उसको लेजिस्लेचर ही पनिश कर सकता है। कैन ए पर्सन हु इज हेल्ड गिल्टी फॉर ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज सीक्स प्रोटेक्शन ऑफ कोर्ट। और ऐसे मामले में क्या किसी व्यक्ति के अगर गिल्टी करता है और किसी को पनिशमेंट देता है लेजिस्लेचर, तो क्या वो कोर्ट के पास प्रोटेक्शन मांग सकता है? कैन ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर अगर हुम्स द लेजिस्लेचर हैज टेकन डिसिप्लिनरी एक्शन गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोर्ट। क्या किसी व्यक्ति जिसके अगेंस्ट लेजिस्लेचर ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, क्या वो अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में जा सकता है? दीज इशूज आर अनरिजॉल्व एंड आर मैटर्स ऑफ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। तो ये मैटर अभी भी अनरिजॉल्व है और ये एक कारण हो सकता है दोनों के बीच में विवाद का। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। सिमिलरली जो जजेस का जो कंडक्ट है वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता है। There have been several instances where the parliament and state legislatures have cast aspersions on the functioning of the judiciary, है ना। बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटी हैं जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जुडिशरी के फंक्शन के ऊपर उन्होंने एस्पिरेशंस किया है। सिमिलरली द जुडिशरी टू हैज क्रिटिसाइज्ड द लेजिस्लेचर एंड इशूड इंस्ट्रक्शन टू द लेजिस्लेचर अबाउट द कंडक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस। उसी तरीके से बहुत बार जुडिशरी ने भी क्रिटिसाइज किया है लेजिस्लेचर को और इंस्ट्रक्शन पास किया है कि लेजिस्लेचर कैसे कंडक्ट करे अपने बिजनेस को। द लेजिस्लेचर सी दिस एज वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी। और जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, वो इसे संसदीय संप्रभुता, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी के जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन देखती है, उसके विपरीत में इसको देखती है। सो दीज इशूज इंडिकेट हाउ डेलिकेट द बैलेंस बिटवीन एनी टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज। ये दिखाता है कि सरकार के किसी दो अंग के बीच में कितना डेलिकेट संबंध है। एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। भारत के किसी सरकार के किसी भी अंग के बीच में ये कितना इंपॉर्टेंट है एक लोकतंत्र में, टू रिस्पेक्ट द ऑथोरिटी ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के रेस्पेक्ट, ऑथोरिटी को एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के सत्ता के प्रति, ऑथोरिटी के प्रति कितना रेस्पेक्ट किया जाए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो दोस्तों ये चैप्टर भी खत्म हो गया, जुडिशरी चैप्टर समाप्त हो गई है ना। और आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। सो नाउ अब इसको हम कंक्लूड करते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड द रोल ऑफ जुडिशरी। हमने जुडिशरी का जो रोल है, उसकी क्या भूमिका है, उसको हमने पढ़ा इन आवर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, हमारे लोकतांत्रिक संरचना के अंतर्गत। इन स्पाइट ऑफ द टेंशन दैट अरोज फ्रॉम टाइम टू टाइम बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर्स, द प्रेस्टीज ऑफ जुडिशरी हैज़ इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। तो जबकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव्स और इन दोनों और जुडिशरी के बीच में बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं, बहुत बार टेंशन्स हुए हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो जुडिशरी जो है हमारे देश का, उसका इंक्रीज, उनकी जो प्रेस्टीज है, उनका जो इज्जत है, हम कह सकते हैं प्रेस्टीज है, वो काफ़ी हद तक बढ़ा है। एट द सेम टाइम देर आर मेनी मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द जुडिशरी। उसके साथ ही जुडिशरी से अभी भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें हैं हमारे देश में। ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑल्सो वंडर हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर मेनी पीपल टू गेट ईजी इक्विटल्स एंड हाउ विटनेसेस चेंज देयर टेस्टिमोनीज टू सूट द वेल्दी एंड द माइंड। तो आम नागरिकों को ऐसा लगता है, उनको वो खुद आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा कैसा पॉसिबल है हमारे देश में कि जो बहुत सारे लोग, जो खास करके जो बड़े लोग हैं, वो कैसे माफ़ कर दिए जाते हैं, इक्विट हो जाते हैं कि और कैसे विटनेसेस बदल दिए जाते हैं, है ना, उनका विटनेसेस का स्टेटमेंट बदल दिया जाता है। और ये जनरली सूट करता है जो बड़े लोग हैं, वेल्दी एंड माइटी, जो पावरफुल और जो
वो धन धान्य लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं, उनके वो टिल्टेड है, ऐसा लगता है. सो दिस आर सम इश्यूज अबाउट विच आवर जुडिशरी इज कंसर्न टू. और इन मुद्दों को लेकर हमारी जो न्यायपालिका है वो भी चिंतित है. फर्दर यू हैव सीन इन दिस चैप्टर दैट जुडिशियरी इन इंडिया इज़ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन. तो आपने देख ही लिया कि भारत में जो जुडिशियरी है वो बहुत ही शक्तिशाली संस्था है. दिस पावर हैज जनरेटेड मच ओ एंड मेनी होप्स फ्रॉम इट, है ना. जुडिशियरी इन इंडिया इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स इंडिपेंडेंस. और भारत के जो जुडिशियरी है ये अपनी स्वतंत्रता के लिए जानी जाती है. थ्रू वेरियस डिसीजंस द जुडिशरी हैज़ गिवन न्यू इंटरप्रिटेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ये अपने बहुत सारे फैसलों के द्वारा संविधान का बहुत नए तरीके से व्याख्या किया है. एंड प्रोटेक्टेड द राइट्स ऑफ सिटीजन, एंड नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण किया है. एज वी सॉ इन दिस चैप्टर, हमने इस चैप्टर में देखा डेमोक्रेसी हिंजेस ऑन द डेलीगेट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट. सो हम देखते हैं कि लोकतंत्र वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है ना, है ना. डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर, संवेदनशील बैलेंस ऑफ पावर पर आधारित है बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट. एंड बोथ इंस्टीट्यूशन हैव टू फंक्शन विद इन द लिमिटेशन सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. और इन दोनों जो बॉडीज है, दोनों जो सरकार के अंग है, इसको जो संविधान के द्वारा जो सीमाएं तय की गई है उसके अंतर रहते ही काम करना है. फंक्शन विद इन द लिमिटेशंस ऑफ द गवर्नमेंट. सो ये चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों, जुडिशरी. आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा. जो हमारा एम था चैप्टर का वो आपको समझने में क्लैरिटी से आप समझ चुके होंगे. आई होप आई हैड मेड इट क्लियर. अगर आप लोगों को कुछ डाउट है दोस्तों तो आप प्लीज़ दोबारा इन पर्टिकुलर इश्यूज़ को, पर्टिकुलर टॉपिक को आप फिर से समझना. और अगर उसके बाद भी आप लोगों को कुछ क्लियर होता है, क्लियर नहीं होता है, तो यू कैन, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट में डाल सकते हैं, एंड आई ट्राई टू आंसर टू दैट. सो दैट्स ऑल दोस्तों आज के लिए. जय हिंद, जय भारत, थैंक यू.